गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग अभी तक क्या पढ़ चुके हैं? हम लोग फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन हम लोग पढ़ चुके हैं। थ्योरी हमारा कंप्लीट है, टोटल कंप्लीट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि जो फिजिकल वर्ड से रिलेटेड या फिर यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जो जेईई मेन और नीट में क्वेश्चन आते हैं, है ना, वो किस तरह से आते हैं, क्या आते हैं, उसको हम समझते हैं। समझ रहे ना? फिर उसके बाद हम यूनिट एंड डायमेंशंस को भी पढ़ते हैं। कौन कौन से यूनिट एंड डायमेंशन है जो जेईई मेन और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आए हुए भी है ना, उनको हम पढ़ते हैं। ऐसे हम पूरी की पूरी चैप्टर हम फिजिकल वर्ड और यूनिट एंड मेजरमेंट रिवाइज करते हैं। समझ रहे ना? ठीक है, तो फिजिकल वर्ड में हमने क्या पढ़ा हुआ है हम उसको देखते हैं। तो फिजिकल वर्ड में हमने पढ़ा हुआ है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट है। हमने आपको टॉपिक ही है हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर जेईई मेन और नीट के लिए। कौन कौन सा चैप्टर? ये फिजिकल वर्ड है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा यूनिट एंड मेजरमेंट का। ठीक है, तो ये हमारा है फिजिकल वर्ड का इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है, इस तरह से हमारे जेईई मेन और नीट के लिए हेल्पफुल है ये फिजिकल वर्ड। तो इस तरह से है फंडामेंटल फोर्सेस इन आवर नेचर। तो हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल वर्ड में, हमने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है आपको कि हमारे नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, है ना। वो कौन कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स भी इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये 4 फोर्सेस हमारे में होते हैं। तो हमने इनको टेबुलेट कर लिया, एक टेबल बना लिया। तो इसका मीनिंग है ये हमारे फोर्स हुए। ठीक है, और इनका ये क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब ये एक दूसरे से किस तरह से कितने मजबूत हैं, है ना, ये। अब उसके बाद आता है रेंज, मतलब कि ये जो हमारे फंडामेंटल फोर्सेस हैं उनका रेंज क्या है, वो कहाँ तक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, है ना, या फिर बहुत ज़्यादा दूरी पर या बहुत बहुत कम दूरी पर, है ना। तो उनका रेंज क्या है, ये हमारा है रेंज। ठीक है, अब फील्ड पार्टिकल। फील्ड पार्टिकल का मतलब होता है कि वह फोर्स लगा रहा है ना। जैसे अर्थ है तो अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, वह ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के पास है तो उसका जो फील्ड पार्टिकल है ना, वो क्या चीज़ है, वो किसकी वजह से वह ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, ये है आपका फील्ड पार्टिकल। वह कौन सा पार्टिकल है जो ग्रेविटेशन फील्ड को क्रिएट करता है, ये। ठीक है, ऑपरेट एमंग। और ये जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं किसके बीच काम करते हैं, किसके बीच वर्क करते हैं, है ना। ये हमारा है टेबल नंबर 4 या 5 है, जो भी है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का रिलेटिव स्ट्रेंथ है 1। ठीक है, फिर इसका रेंज क्या है? रेंज है इनफाइनाइट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है? F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। 9th में पढ़े हो? ठीक है, तो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो मीनिंग है ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जो मास m1 और m2 हैं, 2 मासेस है, ये मास है 1, ये मास है 2, है ना। तो ये इस पर फोर्स लगाता है और ये इस पर फोर्स लगाता है, वही ना है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हमने देखा कि ये डिस्टेंस है r, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मास जो होता है वो कितने डिस्टेंस के लिए होता है? तो आंसर है, अगर r बराबर हम 10 मीटर लें तो 10 × 100, तो बाई 100, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर हम r की वैल्यू कितनी भी छोटी ले लें, कितनी भी बड़ी ले लें, और बड़ी ले लें, और बड़ी ले लें, है ना। तो r की कुछ न कुछ वैल्यू रखोगे तो पक्का है आपका कुछ न कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स मिलेगा। यानी ये जो डिस्टेंस है इसको और दूर रखो, और दूर रखो, और दूर रखो, तो तब पर भी कहीं कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा। तो कहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा? कितने डिस्टेंस पर? तो आंसर है r, ये जो डिस्टेंस होगा अगर इन्फिनाइट हो जाए, r = इन्फिनाइट। ठीक है, तो r = इन्फिनाइट होगा तब जाके आपका ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। ठीक है, क्योंकि ये अगर r बराबर इन्फिनाइट रखोगे, है ना, तो ये क्या होगा? G m1 m2 अपॉन इन्फिनाइट। तो ये होगा क्या? इन्फिनाइट।
और 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है आपका, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो गया 0। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है 0, आंसर है इन्फिनिटी पर। तो कितने भी डिस्टेंस पर रखें तो कुछ न कुछ फोर्स होता है, और कहाँ पर 0 हो जाता है इन्फिनिटी पर। ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो दूसरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा क्या होगा 0, ठीक है ओके। तो इसलिए इसका जो रेंज है ना, वो कैसा है इन्फिनिट रेंज है, क्लियर, ठीक। अब उसके बाद जो ग्रेविटेशन अर्थ हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है ना, उसका फील्ड पार्टिकल क्या है, यानी वो कौन से ऐसे पार्टिकल हैं जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो वह क्या है हमारा, उसको बोलते हैं ग्रेविटॉन। ये सब हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं, छोटी छोटी इंटाइटीज हैं, ठीक है, इनकी वजह से ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है। तो डायरेक्ट जेईई मेन और नीट में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फील्ड पार्टिकल है वो क्या चीज़ है, तो आंसर है ग्रेविटॉन, ये हमको आना चाहिए, ठीक है ओके। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके किसके बीच काम करता है, तो हमने देखा अर्थ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट छोड़ो तो अर्थ उसको क्या कर लेती है, खींच लेती है। तो आंसर है क्या हुआ, आयरन पीस है, चाक है, कोई पेन है ना, तो सबको खींचता है ना। तो ये हुआ सभी ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल, ठीक है, ये हुआ हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद जो हमारा फोर्स आता है वो होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो फोर्स होता है इसका जो स्ट्रेंथ है वह 10⁻25 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना गुना है, तो आंसर है 10⁻25 टाइम है, इतना स्ट्रॉन्ग है वीक न्यूक्लियर फोर्स। और नाम क्या है, वीक मतलब कमजोर, इसका मीनिंग है कि ग्रेविटेशनल फोर्स से भी क्या होना चाहिए, कमजोर होना चाहिए, ऐसा है क्या, आंसर है नो, 10⁻25 टाइम, ठीक है, ये बहुत 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 ज़्यादा है, ठीक है, ये इतना स्ट्रॉन्ग है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ओके। अब इसका रेंज क्या है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो, ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, ठीक है, उसकी जो साइज होती है 10⁻14 10⁻15 मीटर के लगभग होता है, ठीक है। तो ये जो रेंज है वीक न्यूक्लियर फोर्स का, ये न्यूक्लियस में होता है, तो आंसर है न्यूक्लियस की जो साइज होगी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा ये फोर्स, है ना। तो उसका जो रेंज है वेरी शार्प रेंज 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर मीन्स बहुत 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 स्मॉल है ना, ओके। तो ये बहुत ही स्मॉल रेंज है इसका, ठीक है। फिर उसके बाद इसका फील्ड पार्टिकल क्या है, वेक्टर बोसॉन। तो वेक्टर बोसॉन ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिसकी वजह से वह फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ओके। तो ये हुआ। अब उसके बाद है ये किसके बीच काम करता है, तो अब जब न्यूक्लियस में है तो न्यूक्लियस में जो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे उन्हीं के बीच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है न्यूक्लियस हाइयर एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है ओके, ये हुआ। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा F इज इक्वल टू ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये ड्यू टू चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू K यानी कॉन्स्टेंट Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो ये K कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 होता है, तो इसको भी लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का रेंज अब यहाँ पर क्या होगा, तो आंसर है वही रेंज होगा। ये हमारे पास 2 चार्जेस है Q1 और Q2, तो ये एक चार्ज है हमारा, सपोज ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, कोई भी चार्ज हो सकता है, तो ये प्लस चार्ज होगा। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, सेम चार्ज है तो रिपल करेगा, ये उसको धक्का देगा ये इसको धक्का देगा, क्लियर है ना। तो बट दोनों के बीच फोर्स होगा कि नहीं, वही है इलेक्ट्रिक फोर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये हुआ। अब यहाँ पर हमने देखा ये है चार्ज और ये है डिस्टेंस। तो चार्ज को हम कितने डिस्टेंस पर रखें,
चार्ज को कितने डिस्टेंस पर रखें कि इनके बीच ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रो जो स्टैटिक फोर्स है वह क्या हो जाए, जीरो। तो इनका डिस्टेंस कहाँ होना चाहिए, कितना होना चाहिए, अभी इसके पहले बताया इनफाइनाइट। तो अगर ये चार्ज है आपका Q1, ये चार्ज है Q2, इनको ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखोगे तो ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, जीरो। आर इक्वल टू क्या रखोगा, इनफाइनाइट ना, तो आर इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो आंसर है ये जो हमारे दोनों चार्जेस हैं Q1 और Q2, ये कहाँ तक, कितने डिस्टेंस तक एप्लीकेबल होंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। तो आंसर है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। तो इनफाइनाइट तक ये वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जो रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, वह क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसका रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, 10 पावर 36 टाइम, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पावर 36 टाइम ज़्यादा है। या फिर हम कहें वीक न्यूक्लियर फोर्स से कितना ज़्यादा है, तो आंसर है 36 यानी 11, लगभग 11 10 टाइम। तो हमारा वीक न्यूक्लियर से लगभग 10 टाइम 11 टाइम स्ट्रॉन्ग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ओके। अब इसका रेंज क्या हुआ, इनफाइनाइट। और ये जो इलेक्ट्रो फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो हमारा होता है वह कौन से पार्टिकल की वजह से क्रिएट होता है, तो आंसर है वो हमारे जो फील्ड है, फील्ड पार्टिकल, वह है फोटॉन, ठीक है। अब ये किसके बीच ऑपरेट होते हैं, किसके बीच वर्क करते हैं, तो आंसर है चार्ज के बीच, है ना। तो ये हमारे लिए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसका रेंज है 10 पावर 38, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से 10 पावर 38 टाइम लार्जर है। या फिर हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 टाइम, है ना, 100 टाइम ये। अब इसका रेंज क्या है, हमने बताया कि यह एक न्यूक्लियर फोर्स है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत होगा, और न्यूक्लियस की जो साइज होती है 10 पावर -15 मीटर होता है, ठीक है। अब इसके फील्ड पार्टिकल क्या है, पाई मेजर, ये पार्टिकल है जिसकी वजह से हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। अब ये किसके बीच काम करता है, तो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होंगे उनके बीच काम करता है। तो ये है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ठीक है। तो ये हमारे फंडामेंटल फोर्स हैं जो हमारे नेचर में मिलते हैं, ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद हमारा आता है एलिमेंट्री पार्टिकल। तो एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे हैं, जो एलिमेंट्री पार्टिकल है ग्रुप, तो हमारे कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल ऐसे हैं जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो वह कौन कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, तो पहला हमारा होता है बेरियम, ठीक है। तो बेरियम हमारा एक एलिमेंट्री पार्टिकल है जो ग्रुप में होते हैं। कौन से ग्रुप में होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, तो आंसर है ये न्यूक्लियंस का ग्रुप होता है। न्यूक्लियंस मीन्स न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो ग्रुप होगा वह क्या होगा, बेरियम, ठीक है। अब ये जो फोर्स क्रिएट करता है वह कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है, ओके। दूसरा हमारा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, तो कौन कौन से छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल का ग्रुप है, वह है मेसॉन। तो मेजॉन क्या है, पाइऑन्स एंड केऑन्स, ये जो छोटे छोटे एंटाइटीज हैं उनसे मिलकर बना है मेजॉन, ठीक है। और ये जो फोर्स क्रिएट करेगा वह कौन सा होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, ठीक है। अब इसी तरीके से तीसरा जो हमारा है एलिमेंट्री पार्टिकल का ग्रुप, वह क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वह कौन कौन से छोटे छोटे एंटाइटीज का ग्रुप है, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो का, ठीक है। तो ये भी कौन से फोर्स पर वर्क करता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स पर, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल वर्ड में। तो फिजिकल वर्ड में एक हमने और वर्ड पढ़ा हुआ है, एक और हमारा है, वह है स्कोप ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स को हम देख लेते हैं। तो जो हमारा फिजिकल वर्ड चैप्टर होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल वर्ड में, ठीक है। फिर हम आते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट पर, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो और फिजिकल वर्ड में हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो फिजिकल वर्ड में हमने पढ़ा हुआ है स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या है, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि हम अपने फिजिक्स में मास को स्टडी करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यानी उसके रेंज को, ये है स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना। तो फिजिक्स में वह जो थिंग्स होती है कहाँ से कहाँ तक हम उसकी स्टडी करते हैं।
तो अगर हम मास की बात करें तो मास में 10⁻30 kg, एकदम बहुत बहुत छोटा मास है ये 10⁻30, मतलब ये किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10⁻31 kg, तो -31 kg, और ये हुआ आपका 9, तो अप्रॉक्स 10 के लगभग है। तो हमारा रेंज क्या हुआ मास का? 10⁻30 kg, बहुत छोटा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास का हम स्टडी करते हैं अपने फिजिक्स में। ठीक है, अब कहाँ तक स्टडी करते हैं? 10⁻55 kg, इतना ज़्यादा हैवी मास। तो ये मास किसका है? तो आंसर है ये यूनिवर्स का हमारा मास है। तो हम कहाँ से स्टडी किए मास को? बहुत छोटे, यानी छोटा सा इलेक्ट्रॉन है उसको हमने स्टडी किया, और कहाँ तक? पूरे यूनिवर्स का हमने स्टडी किया। ठीक है, ये हुआ। अब अगर हम लेंथ की बात करें, कितने लंबाई से लेकर कितने लंबाई तक हमने फिजिक्स में पढ़ाई किया हुआ है या करेंगे भी, है ना, उसका स्कोप क्या है लेंथ का? तो आंसर है 10⁻15 मीटर से लेकर 10⁻26 मीटर तक। तो यानी ये जो 10⁻15 मीटर है, यह क्या है? साइज ऑफ एटम। अभी इसके पहले पढ़े थे। ठीक है, ये साइज ऑफ एटम है। यहाँ तक हम बहुत छोटी से छोटी लेंथ को स्टडी किया। फिर उसके बाद 10⁻26 मीटर। ठीक है, ये किसकी साइज है? तो आंसर है ये हमारे सोलर सिस्टम यानी यूनिवर्स की साइज है। यहाँ तक हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से हमारा टाइम है 10⁻22 सेकेंड से लेकर 10⁻18 सेकेंड तक स्टडी करते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ। ठीक है, तो कितना स्कोप है? हम इसमें से इसमें माइनस कर लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में अगर हम मास की बात करें तो कितना हो गया? ये हुआ आपका 85, तो 85 kg तक होता है। ये माइनस 30, तो माइनस प्लस जाएगा ना, तो ये हमारा हुआ 85। तो इस तरह से ये स्कोप ऑफ फिजिक्स है, यानी इसका रेंज है ना। यहाँ से यहाँ तक मास को स्टडी करेंगे, लेंथ को, टाइम को। ठीक, ये हुआ। ये हमारा है फिजिकल वर्ल्ड, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। सेकेंड चैप्टर हमारा आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो उसमें हमने क्या पढ़ा हुआ है? सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? जिसे हम मेजर कर सकें, है ना, वही हमारी फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा है एनीथिंग विच कैन बी मेजर ऑन एक डिफिनिट स्केल, हम मेजर करते हैं। ठीक है, ओके। एग्जाम्पल है मास हम मेजर करते हैं बैलेंस से, तुला से, तराजू से। ठीक है, लेंथ हमारा है, लंबाई को भी हम मेजर करते हैं स्केल से, मीटर स्केल, किलोमीटर, है ना, मील, ये सब। फिर करंट है, फिर टेम्परेचर है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर करते हैं, तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे थिंग्स। ओके, फिर उसके बाद क्या है? फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी होती है उनको डिवाइड किया गया है फॉलोइंग 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट है फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, और तीसरा है हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है, और फिर उसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। ठीक, ओके, नोट करिए इसको। ठीक है, तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को 3 टाइप में डिवाइड किया था। ठीक है, कौन कौन सा? फंडामेंटल, फिर उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री, फिर उसके बाद आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, ये 3। तो हमारे फंडामेंटल की एसआई यूनिट और उसके डायमेंशन क्या है ना, इसको देखते हैं। तो ये हमारा है फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये है उसकी एसआई यूनिट, ये है उसके सिंबल, और फंडामेंटल क्वांटिटी जो हमारे हैं ये उनके हैं डायमेंशन। ठीक है, तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ा हुआ है, और फिर उसके बाद 2 सप्लीमेंट्री पढ़ा हुआ है। तो टोटल हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हुए कितने? 7 + 2 9। ठीक है, फिर उसके बाद इन्हीं 9 फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेटेड जो हमको फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे वही हमारे कौन सी क्वांटिटी होंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो जो क्वांटिटी बनेगी वही हमारी डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। आगे हम अभी इसको समझते हैं। ठीक है, तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी? मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, केजी से डिनोट करते हैं, और डायमेंशन होता है मास का एम। ठीक है, और हम डायमेंशन को कहते हैं ना ऑलवेज स्क्वायर ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट में राइट करते हैं। ठीक है, अब लेंथ का है मीटर, एम से डिनोट करते हैं, ये हुआ एल। फिर उसके बाद आता है टाइम, सेकेंड
और ये हुआ टी, इसके डायमेंशन को फंडामेंटल क्वांटिटी भी याद करनी होती है, ठीक है। तो अब हमने देखा सेकेंड जो है यह से नोट किया गया, वह है हमारा टाइम। फिर उसके बाद लेंथ हमारा है वह है मीटर। तो मीटर कहीं कहीं एक डायमेंशन है ना, किसका, मास का। तो मीटर जो है एम से नोट किया गया, डायमेंशन को एम से नोट किया गया, और यह है मास का डायमेंशन एम, और यह है लेंथ की SI यूनिट मीटर एम, है ना। तो इस तरह से हमको कहीं कहीं कंफ्यूजन होता है। तो ये तीन जो हमारे बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी थे, मास, लेंथ, टाइम, तो इनमें हमने इस तरह से इसको रखा। फिर आगे की जो फंडामेंटल क्वांटिटी मिले उनकी जो यूनिट हुई वही उनके डायमेंशन हुए और उन्हीं का डिनोटेशन भी वही रहा। तो देखिए करंट की SI यूनिट एम्पियर डिनोट किए ए से, तो वही उसकी डायमेंशन हो गई। आसान भी हो गया हमको, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टेम्परेचर, SI यूनिट केल्विन, के से डिनोट करते हैं और उसका डायमेंशन हुआ के, और कहीं कहीं बुक में हमको मिलता है थीटा, समझ रहे ना, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, SI यूनिट कैंडिला, इसको डिनोट करते हैं CD से, तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, CD। फिर उसके बाद आपका हुआ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, SI यूनिट मोल, इसको हमने डिनोट किया मोल से, तो ये हमारा, ठीक है, तो मोल, ठीक है, ये हुआ। फिर उसके बाद ये हमारा। अब आते हैं हमारा जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हमारे कौन से हुए, दो, एक प्लेन एंगल हुआ और दूसरा सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं, RA से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हुआ। और ये डायमेंशन लेस होता है, इसके पास कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, इसकी SI यूनिट STR से डिनोट करते हैं इसको, और इसके पास भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हमारा है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे इस फंडामेंटल क्वांटिटी से जो भी हमको क्वांटिटी मिलेगी इन्हीं की हेल्प से, है ना, तो हम उसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डिराइव्ड क्वांटिटी क्या हुआ, वेलोसिटी, है ना। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, यानी डिस्प्लेसमेंट इज ए लेंथ और टाइम, तो लेंथ और टाइम क्या चीज है, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी किससे रिलेटेड है, लेंथ और टाइम से, इसलिए कौन सी क्वांटिटी हुई, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब उसके बाद स्पीड भी हमारा वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, लेंथ, है ना, टाइम। फिर उसके बाद हमारा क्या है, एक्सीलरेशन समझ लो ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी हमने पढ़ रखा है, फिर टाइम, फिर फोर्स हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक। अब हम उस डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन को पढ़ते हैं, समझते हैं, जो हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको बताया जेईई मेन और नीट तक भी आए हुए हैं, वे फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी जो हमारी है ना, उनके डायमेंशन। तो डिराइव्ड क्वांटिटी के कुछ हमारे डायमेंशन है, और डायमेंशन भी क्या होता है, हम उसको डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं कि कुछ हमारे जो डिराइव्ड क्वांटिटी है जो इंपॉर्टेंट है जेईई के लिए और नीट के लिए, वो क्या है, ठीक। इसको करिए। तो अब हम पढ़ेंगे कि हमारे जो डिराइव्ड क्वांटिटी हैं उनके डायमेंशन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि डायमेंशन क्या चीज़ है ना। तो डायमेंशनल फार्मूला, इसको बोलते हैं डायमेंशन या डायमेंशनल फार्मूला। अभी हमने पहले पढ़ा कि जो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी थे उनके डायमेंशन क्या थे, है ना, वही है डायमेंशनल फार्मूला। तो मास का डायमेंशनल फार्मूला m, ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला l, टाइम का डायमेंशनल फार्मूला t, ठीक है। तो ये सब हमारा क्या है, डायमेंशनल फार्मूला, ठीक। तो ये हुआ हमारा डायमेंशनल फार्मूला। व्हेन ए क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इट इज कॉल्ड इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। अब उसके बाद एंड रेज टू द पावर आर कॉल्ड इट्स डायमेंशन, है ना। जैसे यम, ठीक है, ये किसका डायमेंशन है, मास का। तो इसका जो डायमेंशन है वह क्या चीज है, तो आंसर है मास का डायमेंशन 1, मास के पावर 1 है, ठीक है। अब उसके बाद अगर दिया है m3, है ना, तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन
m3 है, तो मतलब वो उस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है 3, यानी जो फंडामेंटल डायमेंशन होगा है ना, उसके पावर जो लिखा होगा वह उसका डायमेंशन होता है। पावर 1 तो डायमेंशन 1, पावर 2 डायमेंशन 2, है ना। अभी हम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा। तो सबसे पहले हम जो डिराइव्ड क्वांटिटी है हमारी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी शो करेगा, लेंथ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या शो करता है, लेंथ, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन l था ना, ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t। अब बताइए ये हुआ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हुआ l किसका डायमेंशन, डिस्प्लेसमेंट का। अब t के पावर क्या है 1, जब इसको हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो t के पावर क्या हो जाएगा -1, तो ये होगा आपका t के पावर -1, ये हुआ। अब इसका हम प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या मिलेगा, l t -1, ये हुआ किसका डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन l t -1, ठीक है, ओके। तो दूसरा हमारा फिजिकल क्वांटिटी है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला चेंज द वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना, चेंज वेलोसिटी हाँ डिवाइड बाय टाइम। तो अब हमको पता चल गया वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन l t -1, तो ये हुआ l t -1 डिवाइड बाय टाइम का डायमेंशन t, ये हुआ t। तो अब t को कहाँ ले जाना है, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो ये हुआ l t -1 इंटू t के पावर -1, ये भी था प्लस, हमने ऊपर ले गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, l t -2, t की पावर -1 इंटू t की पावर -1, पावर 8 हो गया -2, ठीक है। ये हुआ हमारा एक्सीलरेशन। अब हम अदर फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, फोर्स की, है ना। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो ये हुआ मास इंटू एक्सीलरेशन। अब मास का डायमेंशन m, है ना। अब एक्सीलरेशन का डायमेंशन बताइए l t -2, है ना। अब इसको सॉल्व करके बताइए, सब प्रोडक्ट कर लीजिएगा, x y z का जैसे हम प्रोडक्ट करते हैं वैसे। तो ये हुआ आपका m l t -2, तो m l t -2 ये उसका डायमेंशन हो फोर्स का, है ना, ठीक। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी, तो बट ये वर्क क्या है हमारा एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस, है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, ठीक। तो फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का अभी निकालें, ये m l t -2 इंटू d यानी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये हमारा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मीन्स लेंथ, तो ये हुआ लेंथ, ठीक है। अब प्रोडक्ट करिए इसका, l पावर 1 तो क्या हो जाएगा l पावर 2 यानी l स्क्वायर और t -2, तो ये हमारा है एनर्जी का डायमेंशन, यानी वर्क डन, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी, है ना, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें एनर्जी में, अगर हमारी काइनेटिक एनर्जी आती है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बताइए, हाफ m v स्क्वायर होता है ना, हाफ m v स्क्वायर, और ये जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वो डायमेंशन लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। अब ये क्या है मास, तो मास का डायमेंशन m। अब ये है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन, वेलोसिटी का डायमेंशन l t -1, तो l t -1 और इसी का स्क्वायर यहाँ है इसका, तो वेलोसिटी का डायमेंशन और उसका स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया m l स्क्वायर t -2, तो ये किसकी
काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हुआ। अब काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन और वर्क डन का डायमेंशन, वर्क डन में एनर्जी होती है, एनर्जी का फॉर्म होता है ना। अब इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एमजीएस निकालोगे तो वहाँ पे भी यही हमको डायमेंशन देगा, है ना। तो ये हमारे लिए कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन, ठीक है। तो ये जो एम एल टी हैं ये सब क्या है, हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, उन्हीं के डायमेंशन है ना। अब देखो यहाँ पर बताइए वर्क डन में है ना लेंथ का डायमेंशन क्या है, वर्क डन में लेंथ का डायमेंशन क्या है, तो आंसर है 2 डायमेंशन है ना। अब बताइए फोर्स में टाइम का डायमेंशन क्या है, फोर्स में टाइम का डायमेंशन क्या है, तो आंसर है -2 है ना। ये रेज टू द पावर इज कॉल्ड डायमेंशन है ना। ओके अब बताओ एक्सीलरेशन में बताओ लेंथ का डायमेंशन क्या है, एक्सीलरेशन में लेंथ का डायमेंशन पावर 1 है तो 1 है ना, इस तरह से, ठीक। तो ये हमारे लिए कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी के डायमेंशन, ठीक है। तो ओके आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग और आगे स्टडी करेंगे जो जेई मेन और नीट के लिए जो इम्पोर्टेंट हमारे डायमेंशन होने चाहिए, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।